Good morning, dear students. Today we have to start a second part of class 10th. First chapter we discussed already uh, uh, political causes and religious causes of revolt 1857. Today we have to discuss military causes. आज मिलिट्री कॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 1857 में जो रिवॉल्ट हुई थी, तो उस रिवॉल्ट होने की, उस क्रांति होने के लोग क्यों एग्रेसिव हुए, क्यों रोड पर आए और क्यों उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया कि पूरे इंडिया में रिवॉल्ट हुई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध हुआ। तो वो एक दिन की बात नहीं थी या एक दिन का एंगर नहीं था, उसमें कई सारी चीज़ें थीं जिस कारण से वो युद्ध हुआ। उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सोशल कॉज, सामाजिक क्या कारण रहे हैं, इकोनॉमिक कॉज क्या इकोनॉमिकली रीज़न रहे हैं, और अब मैं मिलिट्री कॉज बताऊंगा जिस कारण से ये क्लियर हो जाएगा कि ये कई चीज़ें मिलके कई कारण ऐसे रहे जब लास्ट में, जब जैसे कि कहते हैं ना, नाक के ऊपर पानी आ गया तभी रिवॉल्ट हुई है। मिलिट्री कॉजेस में क्या था? लो सैलरी, लो स्केल ऑफ सैलरी एंड पुअर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रोमिनेंट्स। जो इंडियंस थे उनके लिए बहुत सैलरी बहुत कम दी जाती थी और उनकी जो रैंक है वो सूबेदार से ऊपर रैंक की, चाहे इतना अच्छा काम करें सूबेदार से ऊपर वो बनाते ही नहीं थे, ठीक है ना। और हाई जो रैंक थी वो अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी, उनके लिए स्केल भी अच्छा था, सैलरी भी अच्छी दी जाती थी, और उनके लिए लो और वर्क ज़्यादा लिया जाता था, सैलरी कम दी जाती थी। तो ये आपका एक रीज़न रहा, ठीक है ना। दूसरा रीज़न रहा रिलीजियस सेटलमेंट सेंटिमेंट। रिलीजियन सेंटिमेंट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें क्या था कि जो कारतूस थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगाते थे, जिससे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ उनके जो रिलीजन थे वो इफेक्ट हुए। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ सिपॉय। सिपॉय की जो स्ट्रेंथ थी वो कम से कम आप ये समझें 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स इन द आर्मी इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। 40,000 सैनिक जो थे वो इंडियंस ही थे, बट उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉप्स। The recognition of the Army of the East India Company in India 1796 onwards led to defective distribution of troops. ट्रॉप्स जो थे, या ट्रॉप्स का मतलब होता है सैनिक छावनियाँ, आर्मी, तो उनकी कमी थी। ये दिल्ली इलाहाबाद में ज़्यादा थे ये। तो इस तरह से क्या है कि कहीं पे फॉरेन कंट्रीज़ में भेजना होता था या कहीं होता था तो उनको वो आगे कर देते थे। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में आपका ये आता है कि जो भेदभाव है, गोरे और काले का भेदभाव, ये शुरू से चला। अंग्रेज़ों ने इंडियंस को हमेशा ही लो कैटेगरी का माना और अपने आप नीचा। तो ये भी एक रीज़न था इसका। एनेक्सेशन ऑफ अवध। इसके अलावा अवध बहुत बड़ा पार्ट था इंडिया का, और अवध चूँकि अयोध्या से कनेक्टेड भी है, रिलीजियस भी है, तो अवध को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अवध में कई सारी प्रोग्राम, तो ये भी एक तरह से एक रीज़न बना रिवॉल्ट का। अफ़गान वार। इसके अलावा एक अफ़गान वार हुआ था। अफ़गान क्या था? ये वार हुआ था 1839 में। इसका कॉज क्या था? जो इंडियन सिपाही थे वो न्यूमेरस रीजन में थे। हिंदू सिपाही बिलीव दैट वी लॉस देयर कास्ट बिकॉज दे हैड क्रॉस द सिंध। अफ़गान वार क्या हुआ था, मैं आपको शॉर्टली बता दूं। टर्की में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, और टर्की में जो मुस्लिम्स हैं वो ओरिजिनल मुस्लिम हैं और वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे जो युद्ध हुआ था ब्रिटेन अगेंस्ट हो गया था उसके, और ब्रिटेन ही इंडिया में था। तो टर्की के जो खलीफा हैं उन्होंने पूरे कंट्री के मुसलमानों से कहा था कि ब्रिटेन या ब्रिटिश का कोई साथ ना दे, और वही ब्रिटिश यहाँ भी थे। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ पे अगेंस्ट हो गए, तो उसको दबाने के लिए इंडिया से सिपाही भेजे जाने थे टर्की में। तो मुस्लिम्स ने कहा कि हम अपने भाइयों को नहीं मारेंगे वहाँ जाके, वो भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम्स हैं, हम क्यों मारें, आपका इशू है, आप निपटें। और हिंदुओं ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ता था उन्हें बाहर जाने के लिए। सिंधु नदी को मदर मानते हैं हिंदू, अपनी माँ को क्रॉस करना ये गवारा नहीं था उन्हें। तो इस तरह से ये अफ़गान वार भी इसमें इफ़ेक्टिव रहा, और ये भी कहीं ना कहीं एक एंगर का कारण बना कि आप अपने इशू हम पर डालते हैं और मुझे करते हैं। तो ये भी एक कारण रहा युद्ध का। इमीडिएट कॉज,
इनफाइल्ड राइफल्स वही है जो इनफाइल्ड राइफल्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो न्यू कार्ट्रिज थे, न्यू गन्स थी, न्यू राइफल्स थी, उनको दांत से खींचा जाता था और उस दांत में गाय और शुअर की चर्बी रहती थी। ठीक है ना। इसमें जो मंगल पांडे हैं, और ये इवेंट्स मंगल पांडे का ज़्यादा रहा। मार्च 29, 1857 में ब्राह्मण सोल्जर्स थे नेम मंगल पांडे बिलोंगिंग टू द बैरकपुर रेजिमेंट, ये बैरकपुर रेजिमेंट थी। और ये इनफाइल्ड राइफल्स के जो इनफाइल्ड कार्ट्रिज थे उनको दांत से खींचना पड़ता था, काटना पड़ता था। ठीक है। तो मंगल पांडे को ये बात पता चली और उन्होंने उसको रिवॉल्ट कर दिया और जितने भी जो रेजिमेंट के सिपाही थे उनके साथ उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। तो ये भी एक रिकॉर्ड का कारण है। ये जहाँ जहाँ गए वहाँ पे लोगों ने उनकी बात को सुना और समझा और रिवॉल्ट किया। मेरठ में इस तरह से रिवॉल्ट हुआ था। मेरठ में विच वाज द प्रोमिनेंट मिलिट्री स्टेशन था मेरठ में। सिपाही द कैलवरी रेजिमेंट हार्ड अबाउट द ग्रेस्ट कार्टेज ऑन अप्रैल 24, 1857। 85 सिपाही रिफ्यूज टू बाइट द कार्ट्रिज। 85 जो सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कार्ट्रिज को दांत से काटने के लिए। मतलब उन्होंने राइफल्स फेंक दी कि हम आपकी अब नौकरी नहीं करेंगे, जॉब ही नहीं करेंगे। और वो रिवॉल्ट करते हुए उन्होंने कई ब्रिटिश आर्मी जो सैनिक थे, ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको मार डाला। और वो इस तरह से मेरठ होते हुए वो दिल्ली आ गए। मार्च किया उन्होंने दिल्ली। जब दिल्ली आए तो दिल्ली में रिवॉल्ट हुई, वहाँ के सिपाही उनसे मिल गए। ये आपकी बात है 11 मई 1857 की। दे कैप्चर्ड द सिटी एंड मार्च टुवर्ड द रेड फोर्ट। उन्होंने सिटी कैप्चर कर ली, रेड फोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया। समझ गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा संख्या में सिपाही थे ना इंडियंस, इसलिए होगा। बहादुर शाह जफ़र हैड देयर कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश। बहादुर शाह जफ़र भी इसमें उन्होंने शामिल कर लिया, उसको एग्री कर लिया, क्योंकि वो इंडिया के एम्परर थे। इस तरह से ये पूरा का पूरा दिल्ली कैप्चर किया। इसके बाद 7 अगस्त को जनरल जॉन निकोलसन अराइव्ड इन दिल्ली विद रिफोर्समेंट फ्रॉम पंजाब। पंजाब से निकोलस को फोर्सली भेजा गया कि आप देखें दिल्ली में जो सिपाही इन्होंने विद्रोह कर दिया उसको दबाएं। तो ये सितंबर 4 में फिर वो रेड फोर्ट आज़ाद कराया गया, रिकैप्चर किया उन्होंने। समझ गए। बहादुर शाह जफ़र ने उनको शेल्टर दिया था, तो बहादुर शाह जफ़र अब अंग्रेज़ों के निशाने पर आ गए। ठीक, इस तरह से रिवॉल्ट इन कानपुर में जो रिवॉल्ट थी वो नाना साहब ने की थी। रिवॉल्ट इन लखनऊ में जो नवाब थे, अवध के नवाब, लखनऊ में रिवॉल्ट हुई थी। इसमें बेगम हजरत महल थी। समझ रहे। इस तरह से ये रिवॉल्ट झांसी में जो रिवॉल्ट थी वो रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आप जानते ही हैं। समझ गया। इनका एक और इशू था, क्योंकि ये जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा था कि जिसका सगा लड़का नहीं है, ब्लड रिलेटेड लड़की हो ना लड़का, अगर डॉटर नहीं है, सन नहीं है, तो उनकी डेथ के बाद ये डलहौजी ने पारित किया था कि उनके बाद वो अंग्रेज़ों का हो जाएगा। तो इसके खिलाफ झांसी की रानी थी। ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो भी इसके अगेंस्ट थे। और भी कई रिवॉल्ट और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के कई पार्ट्स में रिवॉल्ट चली, जैसे बिहार, बरेली, राजस्थान, लेकिन लास्ट में वो फेल हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वो बताऊंगा।